दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं एक खूबसूरत और बेहद रोमांचक सफर की कहानी। आज हम महारानी कर्णावती की कहानी सुनने वाले हैं। महारानी कर्णावती को नाककटी रानी भी कहा जाता था और इस नाम के पीछे एक बहुत ही सुंदर और साहसी कहानी है। महारानी कर्णावती गढ़वाल की सियासत की रानी थी, जो अब भारत के राज्य उत्तराखंड का हिस्सा है। ये कहानी तब की है जब 1640 में तुर्की मुगल वंश के नवाब शाहजहां ने उत्तराखंड पर कब्जा करने की कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने 30,000 सैनिकों को भेजा, जिनके साथ जनरल नजाबत खान भी थे। इतनी बड़ी सेना के सामने ना झुककर रानी ने एक असंभावित जीत हासिल की थी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया था कि आज तक उसे इतिहास में याद किया जाता है। इस कहानी को हम आगे जारी जरूर रखेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक समय की बात है, गढ़वाल राज्य में सब कुछ खुशहाल ही था कि तभी अचानक एक दिन एक जासूस ने महारानी को एक खबर दी। उस खबर को सुनकर पूरा गढ़वाल राज्य चिंता में पड़ गया। खबर ही कुछ ऐसी थी कि मुगलों के राजा ने उनके राज्य को जीतने के लिए एक बड़ी सी सेना भेजी थी, जिसके सामने उनकी सेना कुछ भी नहीं थी। दरअसल महाराज राजा विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद हर राजा मानो उनको कमजोर समझकर उनके राज्य को प्राप्त करने का सपना देख रहा था। राजा के मृत्यु के बाद रानी ने राज्य के सभी सूत्र अपने हाथ में तो ले लिए, पर हर एक राजा महारानी के सामर्थ्य पर संदेह कर रहा था। इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए मुगलों के राजा शाहजहां ने अपनी सेना को यहां भेजा। महारानी ने इस खबर को उनके विश्वासी लोगों के अलावा किसी को भी नहीं बताया। उन्हें डर था कि इस खबर से नागरिकों का और सेना का मनोबल टूट सकता है। रानी ने इसी विषय पर बात करने के लिए सभी विश्वास पात्र लोगों के साथ एक बैठक रखी। रानी अपने कक्ष में बैठी थी, अपने विश्वसनीय सलाहकारों और सेनापतियों से घिरी हुई। कक्ष का माहौल बहुत गर्म महसूस हो रहा था। सभी को शाहजहां के आक्रमण की बात पता थी। कक्ष में सभी की ओर देखते हुए महारानी ने कहा, आप सबको आक्रमण के बारे में तो पता ही है। आप सबको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? एक मंत्री ने महारानी की ओर देखते हुए आवेश से भरी आवाज में कहा, हम उनसे लड़ेंगे, जीते या मरे वह हमारी किस्मत होगी। मंत्री की यह बात सुनकर महारानी के मन का द्वंद्व कुछ कम हुआ। उनके सभी विश्वासी उनके साथ हैं, यह जानकर मानो उन्हें लगा उन्होंने आधा युद्ध तो वहीं जीत लिया। तभी वहां बैठे एक मंत्री का संदेह था। उसने हिम्मत करते हुए जोर देकर कहा, दुश्मन सेना बहुत मजबूत और बड़ी है, उनके सामने हमारी सेना का कोई मुकाबला नहीं। उनकी सेना का आकार देखकर लगता है कि उनसे जीतने का कोई मौका नहीं है। यह सुनकर सेनापति गुस्से में आकर अपनी तलवार बाहर निकालकर उस मंत्री की गर्दन पर रखकर बहुत गुस्से से कहते हैं, अपनी जबान पर ध्यान दे मंत्री जी, आप होश में भी हैं? आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको डर लग रहा है तो निकल जाएं इस सभा से। यह देखकर महारानी उन्हें अपनी जगह पर बैठने का आदेश देती हैं। सेनापति अपनी जगह बैठ जाते हैं और वह मंत्री सेनापति की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं, मैं डरपोक नहीं हूं सेनापति जी। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके साथ लड़ना मतलब आत्महत्या करना होगा। यह सुनकर महारानी अपनी गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और कहा, ऐसी मौत को आत्महत्या नहीं अमरता कहते हैं मंत्री जी। रानी को इतने गुस्से में देखकर मंत्री अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, क्षमा कीजिए महारानी,
हमें हार को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया और अपनी बात पूरा करते हुए बोले, अन्यथा हम सब कुछ खो देंगे महारानी। वहां बैठे सभी में ज्यादा लोग आशावादी थे। उनमें से एक सदस्य कहते हैं, हम सैन्य संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हम बेजोड़ हैं। दूसरे मंत्री ने भी सहमति देते हुए कहा, हमारे सैनिक बहादुर और दृढ़ हैं। हम अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इसी बात पर बहस जारी रही। रानी ने हर बात ध्यान से सुनी, प्रत्येक तर्क को अपने मन में तौला। वह जानती थी कि आगे की लड़ाई कठिन होगी और कई लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं है। तब नहीं है जब दांव इतने ऊंचे हों। अंत में बहुत चर्चा के बाद रानी बोली, मैं जोखिमों को समझती हूं। महारानी की आवाज स्थिर और दृढ़ थी। मन में एक संकल्प करके महारानी फिर से कहती हैं, लेकिन हम लड़ाई के बिना हार नहीं मान सकते। हम हमारी मातृभूमि को किसी को लेने नहीं देंगे, भले ही इसके लिए हमारे पास का सब कुछ बलिदान करना पड़े। हम अपने सिर को ऊंचा करके लड़ाई में जाएंगे और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेते। रानी की यह बात सुनकर कक्ष में बैठे सभी के अंदर एक असीम ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया। अब सभा में दुश्मनों को कैसे हराया जाए, इस पर वार्तालाप होने लगा। रानी ने अपने सलाहकारों की बात ध्यान लगाकर सुनी, क्योंकि वे दुश्मन को हराने के लिए सबसे अच्छी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। रानी एक पल के चिंतन के बाद बोली, मेरे पास एक विचार है। हम इस भूमि को अपने दुश्मनों से बेहतर जानते हैं। अगर हम उन्हें ऋषिकेश के पास एक पहाड़ी इलाके से गुजरने पर मजबूर कर देंगे, तो हम अपने लाभ के लिए इस इलाके का उपयोग कर सकते हैं। वह यह बात बोलते बोलते उठ खड़ी हुई और मेज पर रखे एक नक्शे की ओर इशारा किया। वहां खड़ी दासी ने वह नक्शा नीचे रखा और महारानी ने नक्शे पर एक जगह पर इशारा करते हुए कहा, यदि हम अपने धनुर्धारियों को पहाड़ियों की चोटियों पर तैनात करते हैं और कुछ को चट्टानों के बीच छिपाते हैं, तो वे नीचे की घाटी को पार करते हुए दुश्मनों पर तीरंदाजी कर सकते हैं। दुश्मन नुकसान में होगा और हम उन्हें अलग अलग दिशाओं से आश्चर्यजनक हमले कर सकते हैं। सलाहकारों ने रानी के सूक्ष्म निरीक्षण से प्रभावित होकर सहमति में सिर हिलाए। उन्होंने अपने सैनिकों और तीरंदाजों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात करते हुए योजना के विवरण पर काम करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार महारानी की सेना ने ऋषिकेश के आसपास के पहाड़ी इलाकों में मुगल सेना को लुभाने के लिए एक रणनीति का इस्तेमाल किया। इस रणनीति में फंसकर मुगल सेना उसी रास्ते से उनके राज्य की ओर कूच करने लगी। ऋषिकेश की पहाड़ियों ने मुगलों की सेना की गति को धीमा कर दिया और इस उतार चढ़ाव वाले रास्तों ने सैनिकों को बिल्कुल थका दिया।
उनके अलावा इस छोटी सी जगह में उनकी बड़ी सेना को योद्धाभ्यास करना भी मुश्किल हो रहा था। इस चीज से गढ़वाल सेना को युद्ध में एक बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि वे स्थानीय इलाके से अधिक परिचित थे और अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने में सक्षम रहे थे। इसके अलावा मुगल सेना का मनोबल गिरने लगा और उनके आत्मविश्वास को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत ही प्रभावशाली होती है। जैसे कि गढ़वाल सेना की युद्ध में उग्रता और मौत से लड़ने की उनकी इच्छा की कहानियां मुगल सैनिकों के बीच फैलाई गई, जिससे वे अपने विरोधियों से अधिक भयभीत हो गए और उनका मनोबल टूट सा गया। उसके साथ साथ ऐसी कई अफवाहें गुप्तचरों की सहायता से मुगल सैनिकों के बीच फैला दी गई। इसकी वजह से मुगल सेना का आत्मविश्वास कम होता गया। गढ़वाल सैनिकों की वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ साथ इन सभी रणनीतियों ने लड़ाई में उनकी जीत में एक बड़ा योगदान दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। रानी जानती थी कि यह जोखिम भरी योजना है, लेकिन वह लड़ाई जीतने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही दुश्मन सेना पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ी, रानी के सैनिक तैयार खड़े होकर हमले के संकेत की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही संकेत आया तो तीरंदाजों ने दुश्मन पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे उनके सेना में अराजकता और भ्रम पैदा हो गया। रानी के सैनिकों ने तब अलग अलग दिशाओं से हमला करना शुरू किया, दुश्मन को अचंभित करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। दूसरी ओर मुगलों की सेना को इस इलाके के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इस बात पर घबराकर उनकी सेना में भगदड़ मच गई। मुगलों के सैनिक इस भगदड़ में खुद को घायल कर रहे थे और इसी का फायदा लेकर रानी ने खुद अपनी सेना का मार्गदर्शन करते हुए उन पर सामने से हमला कर दिया। घबराए हुए सैनिक लड़े बिना ही हार मान रहे थे और आसानी से महारानी की सेना के हत्थे चढ़ चुके थे। इस एक छोटी सी प्रहार में रानी की सेना ने लगभग 20,000 सैनिकों को मार गिराया। मुगलों की सेना के हौसले अब पूरी तरह डगमगा चुके थे। नजाबत खान अपनी सेना की यह हालत देखकर पूरी तरह से घबरा चुका था। अपनी जान बचाने के लिए उसने शरणागति पुकारी। महारानी की सेना के शौर्य ने दुश्मन सैनिकों को अचंभित कर दिया। आज रानी की युद्ध कठोर सेना का कोई मुकाबला नहीं था। रानी स्वयं दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ युद्ध में लगी हुई है। उसकी तलवार सूरज की गर्मी में आग की तरह तप रही है। वह इस रोशनी में बिजली की तरह चमक रही है। उन्होंने आक्रमणकारी मुगल सेना को हराने के लिए सैन्य रणनीति और स्थानीय इलाके के ज्ञान के संयोजन का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत वह आज यह जीत देख पाई। दोस्तों,
अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। भयंकर युद्ध के बाद रानी विजयी हुई और दुश्मन नेता को पकड़ लिया गया। नजाबत को पकड़ लेने के बाद उसने दया की भीख मांगनी शुरू की और आत्मसमर्पण करने की पेशकश की। रानी ने उसे अपने सामने लाने का आदेश दिया। नजाबत खान के आते ही महारानी उसके सामने खड़ी हो गई। महारानी की आंखें क्रोध और आक्रोश से जल रही थी। महारानी के सामने आते ही नजाबत खान माफी की गुहार लगाने लगा। उसे देखकर महारानी के सामने एक गहन प्रश्न खड़ा हो गया। महारानी के संस्कार उन्हें जीवन दान देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि अगर कोई आपसे शरण आकर जीवन दान मांगे तो उसे जीवन दान दे देना चाहिए, ऐसा उन्हें उनके संस्कार कह रहे थे। पर नजाबत खान के अपराधों को देखकर उनका मन उसे उसी जगह पर मारने के लिए कह रहा था। एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक होने के कारण रानी ने नजाबत खान के जीवन को बख्शने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि इन मुगलों को एक सबक सिखाने की जरूरत है। नजाबत खान की आंखों में देखकर रानी ने गुस्से में आकर कहा, आपने मेरे लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध किया है। महारानी की आवाज सख्त और क्रोध से भरी हुई थी और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए महारानी ने कहा, आपने हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया, हमारे नागरिकों पर अत्याचार किया और तो और हमारी महिलाओं का अपमान किया। आप अपने अपराधों के लिए भुगतान जरूर करेंगे। रानी की यह बात सुनकर नजाबत खान कांपने लगा और घबराते हुए उसने कहा, इस नाचीज को क्षमा कर दीजिए महारानी। कहते हैं कि गढ़वाली लोग उनके शरण आए लोगों की जान नहीं लेते। मैं आपसे शरण मांगता हूं महारानी। उसकी यह बातें सुनकर महारानी ने शत्रु नेता नजाबत खान की ओर फौलादी निगाहों से देखा और कहा, तुमने मेरे लोगों के खिलाफ अकथनीय अत्याचार किए हैं। अपने लोगों पर हुए अत्याचारों के बारे में सोचकर महारानी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने पास की मेज पर रखी अपनी तलवार उठा ली और उसे लेकर नजाबत खान के पास जाकर खड़ी हुई। महारानी के हाथ में तलवार देखकर नजाबत खान किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, क्षमा की याचना करने लगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर महारानी ने कहा, तुमने सही कहा था, गढ़वाली लोग उनके शरण आए लोगों को नहीं मारते। यह सुनकर नजाबत खान खुशी से कहता है, आप धन्य है महारानी, महारानी की जय हो। उसकी ओर देखकर रानी कहती हैं, लेकिन अगर कोई उनके अपने लोगों को तकलीफ दे तो उसे वह कभी नहीं छोड़ते हैं। इसे सुनकर नजाबत खान एक अचंभे में पड़ गया। महारानी को हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, क्षमा कीजिए पर मैं समझा नहीं, महारानी आप क्या कहना चाहती हैं? क्षमा कीजिए पर मैं समझा नहीं महारानी, आप क्या कहना चाहती हैं?
तब रानी ने अपनी तलवार निकाली और नजाबत खान की नाक काट डाली, जिससे वह हमेशा के लिए विरूपित हो गया। महारानी ने फिर उसे अपने राज्य से भगा देने का आदेश दिया। इतिहास में किसी राजा ने ऐसी सजा नहीं दी थी और इसी की वजह से महारानी को नाक कटी रानी कहा जाने लगा। महारानी द्वारा उस जगह सिर्फ दुश्मन नेता को अपमानित नहीं किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ मुगलों के राजा शाहजहां को भी चेतावनी दी गई थी। और इस चेतावनी का संदेश स्पष्ट था, कोई भी रानी के राज्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हश्र होगा। उसके बाद शाहजहां ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की। इस जीत के बाद महारानी के राज्य के लोगों और उनकी सेना ने अपनी रानी की जय जयकार की और उनकी सराहना की, जिसने एक बार फिर अपनी ताकत और अपने संकल्प को साबित कर दिया था। उस दिन से दुश्मन नेता नजाबत खान का नाम एक सतर्क कहानी बन गया और दूसरों के लिए एक चेतावनी जो रानी के शासन को चुनौती देने की कोशिश कर सकते थे। इस बीच रानी ने शक्ति, न्याय और ज्ञान के साथ अपने राज्य का नेतृत्व करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके लोग शांति और समृद्धि में रहे। रानी की विरासत उनके जाने के लंबे समय बाद तक जारी रही और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लोगों के लिए और हम सब के लिए इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बन गई। पर इतिहास में यह कहानी कहीं पर खो गई, जिसे हम सब ने आज ढूंढ निकाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से हम कई सारी बात सीख सकते हैं और हमारे जीवन में अच्छे बदलाव कर सकते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने ये कहानी सुनी और अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।